हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ब्रिज एकेडमी। और देखिए, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है द गुप्ता एम्पायर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है हमारी नॉर्मल क्लास से, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आ रहा है ओरिजिन। गुप्ता एम्पायर कह रहा है ओरिजिन कब से प्रोमिनेंस में 320 एडी से आए एंड दिस स्प्रेड टू लार्ज एरिया, पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल स्मॉल पार्ट्स ऑफ सदर्न एशिया। ग्रेजुअली जो है सदर्न इंडिया, तो ग्रेजुअली क्या हुआ है कि अलग अलग एरियाज में इनका प्रोमिनेंस बढ़ता जा रहा है। पहले छोटी डायनेस्टी थी, जैसे यहाँ बोल रहा है फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी श्रीगुप्ता। तो श्रीगुप्ता जो थे द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी बोला गया है, छोटी डायनेस्टी थी ये। अगर हम एम्पायर की बात करें तो एम्पायर में इनका नाम नहीं आता, हम बोलते हैं सिर्फ डायनेस्टी का फाउंडर था श्रीगुप्ता। अगर एम्पायर की बात करें तो चंद्रगुप्त वन का नाम आता है, गुप्ता एम्पायर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि एम्पायर का फाउंडर था चंद्रगुप्त वन। कह रहा ओरिजिनल होमलैंड नहीं पता है, कोई लोग बोलते हैं बंगाल से हैं, कोई लोग बोलते हैं इलाहाबाद यूपी से हैं, और दे आर थॉट टू बी इधर ब्राह्मण्स और वैश्यास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कास्ट के हिसाब से जैसे हम देखते हैं कि इससे पहले मौर्यास जो थे उनको कहीं ना कहीं लोअर कास्ट का जो है दर्जा दिया गया था। मतलब ऐसा माना गया था कि ज़रूर जो मौर्यन डायनेस्टी थी वो लोअर हम्बल ओरिजिन की थी, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एटलीस्ट ब्राह्मण्स या वैश्यास ही थे। Apart from political might and strength, the Gupta kings were also known for the great achievements in field of science, art, culture, literature। इस सब फील्ड में भी काफ़ी अच्छी अचीवमेंट रही है। एक्चुअली एक सवाल पूछा जाता है नॉर्मली कि गुप्ता एज गोल्डन एज थी कि नहीं थी। गोल्डन एज बोला जाता है कई बार गुप्ता एज को। तो हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि रियल में गुप्ता एज गोल्डन एज थी कि नहीं थी, है ना। और अगर देखिए कोई भी एज है, जैसे कोई भी टाइम है, उसको अगर गोल्डन एज चेक करना है तो हम कैसे उसको देख सकते हैं कि भैया पॉलिटिकल स्टाइल में कैसा था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, कल्चर कैसा था, रिलीजन कैसा था, आर्ट आर्किटेक्चर कैसा था, साइंस कैसी थी। तो ये अगर इन सब चीज़ को हम स्टडी करते हैं तो हमारे समझ में आता है कि कोई एज गोल्डन एज है कि नहीं है। तो हम अभी सब्सिक्वेंटली अभी थोड़ी देर बाद ही हम इसको हर डिफरेंट डिफरेंट एंगल से इसको देखेंगे और समझेंगे कि गुप्ता एम्पायर सच में गोल्डन एम्पायर था कि नहीं था, गोल्डन एज थी कि नहीं थी। ठीक है, एंशियंट टाइम का गोल्डन एज कहा जाता है गुप्ता एज को। तो अब कह रहा है कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता मेंशंस महाराज श्रीगुप्ता एंड महाराज घटोत्कच एज हिज एंसेस्टर्स। तो यहाँ पे बता रहा है कि इलाहाबाद पिलर के अंदर ये चीज़ें मेंशन्ड है। इनके जो है महाराज घटोत्कच और उनके बेटे महाराज श्रीगुप्त और उनके बेटे घटोत्कच का नाम भी आता है। और घटोत्कच का बेटा जो है माना जाता है कि चंद्रगुप्त वन था, चंद्रगुप्त वन का बेटा समुद्रगुप्त वन माना जाता है। तो इनका प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग के अंदर इलाहाबाद के अंदर एक पिलर के ऊपर इनकी तारीफ लिखी हुई है, प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं उनको, यूलॉजी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि ट्रैवलर आया था आई सिंह, चाइनीज ट्रैवलर था और इंडिया में आया था इस टाइम के बीच में। और कहते हैं ही मेंशन श्रीगुप्ता एज बिल्डर ऑफ टेम्पल। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि जो चाइनीज ट्रैवलर थे इनका टाइम पूछ लेते हैं, एटलीस्ट क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं, एग्जैक्ट डेट याद करने की जरूरत नहीं है, क्रोनोलॉजी पूछते हैं। फिर क्या कह रहा था, किंग श्रीगुप्ता हैज़ आइडेंटिफाइड एज फर्स्ट गुप्ता किंग मेंशन्ड इन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो फिर से वही बात कर रहा है कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में इसका जो है नाम मेंशन्ड है। नेक्स्ट कह रहा है कि पुरानाज ऑल्सो मेंशन गुप्ताज कंट्रोल एरिया। पुरानाज भी मेंशन करते हैं कि भैया गुप्ता का एरिया था, काफ़ी जगह कंट्रोल करते थे, जैसे आप बता रहे हैं कि गंगा में, प्रयाग, साकेत, अयोध्या रीजन, मगध। तो ये मेजर एरियाज था। तो देखिए अगर हम नॉर्मली समझें तो कह रहे हैं कि ये शुरुआत में था गुप्ता एम्पायर, ये पूरा पोर्शन, ये एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि चंद्रगुप्त वन के टाइम का था ये। चंद्रगुप्ता वन के टाइम का ये एम्पायर था इधर वाला। फिर जो ये एम्पायर जो मैंने शेड कर रहा हूँ और ये एम्पायर, ये कहते हैं ये मेनली ऐड किया था किसने, ये दोनों पार्ट ऐड किए थे समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्ता ने ये पार्ट और ये पार्ट ऐड किया था। फिर कहता है थोड़ा सा पोर्शन यहां पे ऐड किया था चंद्रगुप्त टू ने। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ग्रेजुअली जब तक जैसे ये गुप्ताज एस्टेब्लिश हुए, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, तो एक पैन इंडिया एम्पायर इनका भी उभर के आ गया था, है ना। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ घटोत्कच सक्सीड हिज फादर श्रीगुप्ता, ही वाज आल्सो रेफर्ड एज महाराज इन गुप्ता रिकॉर्ड्स। तो घटोत्कच जो है बेटा था श्रीगुप्ता का, कह रहे हैं उनका भी नाम मेंशन होता है। तो ये इनका लगभग एरिया था। ग्रेजुअली ये पूरा एरिया इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, इस सारा का सारा ऐसे। दिस इज योर गुप्ता एम्पायर, ठीक है पूरा, ओके। अब देखिए हम एक एक किंग के बारे में पढ़ते हैं। टाइमिंग इनकी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो पहला कह रहा है चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन का टाइम था 320 से 335 सी। देखिए सी स्टैंड्स होता है कॉमन एरा के लिए, सी स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, है ना। तो कई बार आपको सी या आपको एडी मिलता है। एडी मैंने पहली क्लासेस में बताया, दिस इज नथिंग बट एनो डोमिनी या कॉमन एरा। और कई बार बीसी को बोल देते हैं बिफोर क्राइस्ट, या इस पे लिखा रहता है बीसीई,
तो BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, है ना। तो अगर आप ऐसे बात करें तो आप बोल सकते हैं BCE और CE, ये दो चीज़ एक साथ चलेगी। और अगर वैसे बोलो तो हम बोल सकते हैं BC और AD एक साथ चलता है, मतलब BC रिवर्स में फिर AD फ्रंट में, ऐसे ये रिवर्स में BCE और ये फ्रंट में, ये उल्टा ऐसे ऐसे चल रहा है रिवर्स में, यहाँ से ऐसे ऐड होता है। अब कह रहा है चंद्रगुप्त वन जो है बेटा था घटोत्कच का, और ही लेड द फाउंडेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर। मैंने पहले भी कहा कि ही माइट बी कॉल्ड एज फाउंडर ऑफ द एम्पायर। ही वॉज मैरिड टू अ लिच्छावी प्रिंसेस, कुमार देवी से इन्होंने शादी की थी, और लिच्छावीज कहीं ना कहीं गौतम बुद्धा से रिलेटेड थे। फिर ये कह रहा है कि एक्वायर्ड द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मगधा किंगडम ऑन मैरिज टू अ लिच्छावी प्रिंसेस कुमार देवी। कह रहा है कि ये जो शादी थी लिच्छावी प्रिंसेस के साथ, इससे इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ गया था, क्योंकि अब वही जैसे हमने पहले भी जो है पढ़ा था, हर्यंक डायनेस्टी में पढ़ा था बिंबिसार के बारे में, कि बिंबिसार ने 3 शादियां की थी, है ना। तो वहीं यहाँ पे सेम बात कर रहा है कि लिच्छावी प्रिंसेस शादी की जो, उससे इनका जो है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ गया था। और इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी मेंशन करता है नाम चंद्रगुप्त वन का, कि चंद्रगुप्त इज सन ऑफ चंद्रगुप्त वन, और एंड कुमार देवी पॉपुलरली कॉल्ड हिमसेल्फ दोहित्रा। दोहित्रा मतलब होता है सन, सन ऑफ लिच्छावी, मतलब यहाँ पे फीमेल की वैल्यू आ रही है, सन ऑफ दिस। तो जैसे आप दूसरा हमने वर्ड पढ़ा था अर्ली वैदिक एज में, हमने पढ़ा था ऋग्वेदिक एज में दोहित्रा, दोहित्री, है ना। तो वो होती है बेटी, बेटी जो गाय का दूध निकाला। हमने कहा था ना कि अर्ली वैदिक एज में गौ प्रधान समाज था, तो जो गाय को दूधती थी उसको दोहित्री बोला जाता था। ये दोहित्रा मतलब वो बेटी का बेटा, दोहित्रा, है ना। उसके बाद कह रहा है गुप्ता एरा वाज स्टार्टेड विद कोरोनेशन ऑफ चंद्रगुप्त वन इन AD 320 AD, है ना। उसके बाद इनको जो टाइटल्स लिए थे, महाराज धीराज, परम भट्टारक और ही शुड गोल्ड कॉइन्स एंड, ये बड़े बड़े पोम्पस टाइटल्स लिए थे। महाराजा धीराज मतलब राजाओं का राजा, इस तरह से, है ना। परम भट्टारक, है ना। तो इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो इसीलिए चंद्रगुप्त वन इंट्रोड्यूस न्यू एरा कॉल्ड गुप्ता एरा। अब देखिए जो नेक्स्ट किंग आते हैं वो आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त अगर हम सही मायने में देखें और हम इनकी प्रयाग प्रशस्ति को बिलीव करें, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे है, इसको हम बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति मतलब यूलोजी। यूलोजी का मतलब होता है एनीथिंग रिटन इन प्रेज, तो ये प्रेज में लिखी हुई है। और हरिसेन ने जो है बनाई थी। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि समुद्रगुप्त उतना भी ग्रेट नहीं था जितना ग्रेट हरिसेन ने बना दिया, क्योंकि हरिसेन ने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा तारीफ यहाँ पे सारी लिखी हुई है। अब खास बात क्या है कि हमारे पास और ज़्यादा कोई डिटेल्ड जो समुद्रगुप्त के बारे में कहानियाँ नहीं या बातें नहीं हैं, तो हम इस बात को काफ़ी हद तक ट्रू मानते हैं जो इसमें लिखा हुआ है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। तो अगर इसकी माने तो इन्होंने कभी हार का मुंह देखा ही नहीं। तो जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इसके अंदर ये दे रखा है कि नॉर्थ के इतने सारे किंग आ रहा है, साउथ के इतने आ रहा है, सेंट्रल के इतने आ रहा है, और कभी हारे इन लड़ाई में। तो इसी वजह से इनको जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है। फिर ये कह रहे हैं कि समुद्रगुप्त वाज अ ग्रेट मिलिट्री जनरल, लॉन्ग लिस्ट ऑफ किंग एंड रूलर्स। यहाँ पे देखिए बता रखा है प्रोटेड 9 किंग्स एंड प्रिंसेस फ्रॉम आर्यवर्त। ये मेनली नॉर्दर्न पार्ट की बात कर रहा है कि नॉर्दर्न में आर्यवर्त जहाँ था, नॉर्दर्न एरिया में से 9 किंग्स आ रहा है। फिर कहता है सदर्न किंगडम में से 12 किंग आ रहा है, सेंट्रल इंडिया में से 18 किंग आ रहा है। तो इन सबको हरा है। ये सब बातें मेंशन है प्रयाग प्रशस्ति में, तो इनकी तारीफ यहाँ पे लिखी है। फिर कह रहा है कि समुद्रगुप्त परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, है ना। ये हमने पहली बात की, घोड़े वाला जो सिस्टम रहता है, हॉर्स को छोड़ दिया जाता है, जहाँ घूमता है वो राजा की जगह होती है, अश्वमेध यज्ञ। आफ्टर सेवरल कॉन्क्वेस्ट एंड इशूड गोल्ड कॉइन्स डिपिक्टिंग द सैक्रिफिशियल हॉर्स एंड बियरिंग द लेजेंड विच कन्वेइंग दैट ही परफॉर्म्ड अश्वमेध सैक्रिफाइस। तो उन्होंने कई बार इसको बोला जाता है कि इन्होंने कॉइन्स इशू किए थे, अश्वमेधा टाइप कॉइन्स, है ना। ये हम बाद में भी देखेंगे कि अलग अलग तरह के इन्होंने कॉइन्स इशू किए थे। फिर देखिए नेक्स्ट आ रहा है कि इन्होंने मेघवर्मन, एक जो किंग था श्रीलंका का, ही सेंट एन एम्बेसी टू समुद्रगुप्ता फॉर हिज परमिशन टू बिल्ड अ मोनेस्ट्री एंड अ गेस्ट हाउस फॉर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज एट बोध गया। तो बोध गया में मेघवर्मन बनाना चाह रहा था, जो मोनेस्ट्री के साथ ही गेस्ट हाउस वगैरह, और तो यहाँ पे इसने परमिशन ली थी समुद्रगुप्त की। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए इन किंग का जो है वर्चस्व पता चलता है, किंग काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे, मतलब किंग का बड़ी वैल्यू थी। तो समुद्रगुप्त वॉज अ वर्सटाइल जीनियस, ही वॉज कॉल्ड एज कविराज। कविराज इसलिए क्योंकि पोएट्स भी ये पोएम्स लिखते थे, तो इसलिए किंग ऑफ पोएट्स बोलते थे। ही वॉज प्रोफिशिएंट इन वॉर, शस्त्राज एज वेल, अस्त्र शस्त्र भी इनको अच्छा चलाने आते थे। तो ये कह रहे हैं वर्सटाइल जीनियस था। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस कॉल्ड हिम अ ग्रेट म्यूजिशियन। म्यूजिशियन भी यहाँ पे कह रहे हैं। एक्चुअली कई बार इनके कोइंस में जो प्लेइंग वीणा, लूट, वीणा को बजाते हुए जो है इनके कोइंस हैं,
तो ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त जो है अपने आप को विष्णु के अवतार मानते थे। तो इनके जो कॉइन्स थे जैसे कि वीणा, लक्ष्मी गॉडेस कॉइन्स, वीणा प्लेइंग कॉइन्स, उसके बाद खुद के हैं फोटोज़ बने हुए, फिर उसके बाद अश्वमेध टाइप कॉइन्स, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है ये, ठीक है। तो उसके बाद फिर कह रहे हैं पैटर्नाइज लर्नेड मैन इन हिज कोर्ट एंड अपॉइंट देम एज मिनिस्टर्स, ही डाइड इन अबाउट 380 एंड वो सक्सीड बाय चंद्रगुप्त टू, ठीक है। तो नेक्स्ट जो किंग बने वो बने चंद्रगुप्त टू, और चंद्रगुप्त टू वो सन ऑफ समुद्रगुप्त। तो कह रहे हैं कि हाईएस्ट जो ग्लोरी थी वो रीच हुई चंद्रगुप्त टू के टाइम में। द गुप्ता एम्पायर रीच इट्स हाईएस्ट ग्लोरी ड्यूरिंग चंद्रगुप्त टू, ठीक है। इन्होंने भी विक्रमादित्य टाइटल लिया था, तो विक्रमादित्य टाइटल इन्होंने अडोप्ट किया था, विक्रमादित्य, क्योंकि ही मीन्स ही क्लेम्ड या ही एक्चुअली डिफीटेड शाकास, तो इसीलिए विक्ट्री और शाकास के बाद इन्होंने टाइटल लिया था विक्रमादित्य। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और चंद्रगुप्त टू है ना, टू याद रखना है क्योंकि 1 और 2 दोनों किंग्स है, तो कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि ये माना जाता है कि कालिदास इनके टाइम के थे, चंद्रगुप्त टू के टाइम, आर्यभट्ट का टाइम यही था। तो इस तरह से मेन जो गुप्ता एज को गोल्डन एज कहा जाता है वो चंद्रगुप्त टू का टाइम हम मेनली कह सकते हैं, स्पेशली फॉर रिटन बुक्स एंड साइंटिस्ट और वो सब उसकी ग्रोथ के हिसाब से, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है चंद्रगुप्त टू ने मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया था वकाटकास से। और वकाटका से कैसे अलायंस किया था, इससे अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी कर दी थी रुद्रसेन टू से, जो वकाटका डायनेस्टी का था। तो इससे इसका जो है वकाटका के साथ भी रिलेशन इनका अच्छा हो गया। जैसे मान लीजिए मैं इंडिया का मैप बनाऊँ, अभी ऊपर भी आपने देखा होगा, जैसे ये मैप है, इसमें ऐसे दिखाया था हमने गुप्ता एम्पायर, है ना, ऐसे करके दिखाया था हमने गुप्ता। तो ये जो पोर्शन है वकाटका डायनेस्टी वाला था, तो इनके साथ भी मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया। फिर कह रहा है ही मेड अलायंस विद वकाटका बिफोर अटैकिंग शाकास, शाकास को इसने हरा दिया था, और शाकास के हराने पे इसने जो है टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। फिर कह रहा है कि और जो इसके अलग अलग नाम है वो इंक्लूड क्या क्या करें, विक्रमा बोल रहे हैं, देवगुप्ता बोल रहे हैं, देवराजा, ये सब नाम जो है चंद्रगुप्त टू के ही हैं। इन्होंने जब कोइंस के ऊपर अपने अलग अलग ये नाम लिखवाए हैं। हिज कोर्ट हैज़ 9 ज्वेल्स और नवरत्नास, है ना, नवरत्न थे इनके टाइम में। जैसे जो मेजर थे जो नवरत्न के अंदर आते थे वो कालिदास, हरिसेन, अमर सिम्हा, धनवंतरी। कालिदास भारी जो राइटर थे, और इनकी तो बुक्स हमें एक्चुअली सीधी याद होनी चाहिए, देखेंगे भी कौन कौन सी बुक्स थी इनकी। हरिसेन, है ना, हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति वाले, समुद्रगुप्ता की जिन्होंने तारीफ लिखी थी। अमर सिम्हा, अमर सिम्हा ने एक्चुअली किताब लिखी अमर कोश, अमर कोश लिखे इन्होंने, और ये लेक्सिकोग्राफर थे। एक्चुअली ये जो अमर कोश है ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी राइटिंग जो करता है उसको लेक्सिकोग्राफर बोल देते हैं। तो अमर कोश लिखी है, लेक्सिकोग्राफर है, और इन्होंने संस्कृत डिक्शनरी लिखी है। फिर उसके बाद आया फाहियान, फाहियान इसके टाइम में ट्रैवल आया था, चंद्रगुप्त टू के टाइम में ट्रैवलर आया था फाहियान। और फाहियान कहाँ से आया था, चाइना से आया था, और मेनली किस लिए आए थे, तो टू कलेक्ट एंड कंपाइल बुद्धिस्ट लिटरेचर, है ना। जो मेजर रीज़न था ज़्यादातर जितने भी ये चाइनीज़ ट्रैवलर थे उनका यही रीज़न था, टू कलेक्ट एंड कंपाइल बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट किंग है वो आते हैं कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त वन चंद्रगुप्त के बाद इन्होंने सक्सीड किया। उसके बाद कहते हैं रूल्ड फॉर मोर देन 40 ईयर्स, ही परफॉर्म्ड अश्वमेध सेक्रीफाइस, है ना। और इनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स इतनी भारी नहीं है, लेकिन मेन कई बार इनका जो नाम आता है, इंपॉर्टेंट बात आता है, वो होता है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो बुद्धिज़्म के हिसाब से बनी थी, जो बुद्धिज़्म को प्रमोट करती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी मिली, और इस टाइम बनी थी। इनफैक्ट इन्होंने ना एक गांव भी दे दिया था कि भैया इसका जो टैक्स वैक्स आएगा वो, इस गांव का जो टैक्स आएगा वो नालंदा को डेवलप करने में लगा दो। इस तरह से इन्होंने गांव दे दिया था कि इसका टैक्स नालंदा यूनिवर्सिटी को डेवलप करने में जो खर्चे होते हैं उसमें लगा दो। फिर नेक्स्ट कहता है स्कंदगुप्त वॉज द सन ऑफ कुमारगुप्त। नेक्स्ट किंग आता है स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त रेंज में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए और अब थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा था, और इस टाइम जो है हुनास भी अटैक कर रहे थे। हुनास वर ग्रेटेस्ट एनिमीज ऑफ गुप्ताज एम्पायर ड्यूरिंग दिस पीरियड, बट स्कंदगुप्त ने सक्सेसफुली हुनास को हरा दिया था। ही डिफीटेड देम सक्सेसफुली, हुनास को हरा दिया था। तो ये बात बड़ी खास है कि जब स्कंदगुप्त जब तक रहे हुनास दोबारा से अटैक नहीं कर पाए। बाद में अलग बात है जब गुप्ताज खत्म हो गए तो हुनास का अटैक आया, लेकिन इनिशियली ही डिफीटेड, उसके बाद दे डिड नॉट डेयर टू अटैक। फिर कह रहे हैं द इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ स्कंदगुप्त रेज वाज द रिस्टोरेशन एंड रिपेयर ऑफ डैम ऑफ सुदर्शन लेक। इसकी बार बार बात आती है सुदर्शन लेक आफ्टर 800 ईयर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इट वाज बिल्ट बाय चंद्रगुप्त मौर्य। गिरनार इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त मौर्य के जो है जो एक गवर्नर थे उन्होंने सुदर्शन लेक बनवाई थी, और उसके ऊपर रिपेयर वगैरह कराए काफ़ी लोगों ने, उसमें स्कंदगुप्त का नाम भी आता है। जो लास्ट नॉन रूलर है वो विष्णुगुप्त है। ये विष्णुगुप्त डिफरेंट है, और चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त भी था, तो ये चाणक्य नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं क्या क्या अचीवमेंट्स थी गुप्ता डायनेस्टी की। देखिए यहाँ पे बात आ रही है इट हैज़ बीन कॉल्ड एज गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो मैंने बताया भी कि अलग अलग फील्ड के अंदर अगर हम देखें तो गोल्डन एज थी, स्पेशली आर्ट साइंस लिटरेचर में गोल्डन एज थी। जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेचर के अंदर सेकुलर लिटरेचर भी है और रिलीजियस लिटरेचर भी है, उन दोनों में ही काफ़ी अच्छी प्रोस्पेरिटी है।
तो यहाँ पे कह रहा है प्रोस्पेरिटी भारी थी साइंस के हिसाब से भी, क्योंकि बहुत सारी जो है साइंस की किताबें इस टाइम लिखी गई थी। आर्यभट्टिका लिखी थी आर्यभट्ट ने, तो काफ, और उसके बाद बहुत सारी, मतलब ब्राह्मीर भी इसी टाइम में था, चंद्रगुप्त के टाइम में, तो बहुत सारी किताबें लिखी गई थी जिसके अंदर पंच सिद्धांत और ये सन की रोटेशन, अर्थ की रोटेशन, वो सब मतलब डिटेल्स दिए हुए हैं। इवन लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स के बारे में बताया हुआ था इनके टाइम में। मतलब जो एस्ट्रोनॉमी है उसके ऊपर काफ़ी अच्छी लाइट थ्रो की गई इस टाइम में। फिर देखिए हम कहते हैं कि अगर हमें समझना है तो हमें पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पहले समझनी पड़ेगी। देखिए पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात यहाँ पे हो रही है, तो एक्चुअल में इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, डायरेक्ट रूल था और इनडायरेक्ट रूल भी था। मतलब क्या करते थे ये कि कुछ एरिया, जो सेंटर वाला एरिया, वहाँ पे तो किंग ही सब संभालेगा, लेकिन मान लीजिए दूर था एरिया कहीं, तो वहाँ पे क्या करते थे, इनडायरेक्ट रूल करते थे। इनडायरेक्ट मतलब ये था कि भैया आप जो है, अगर आप 2-3 चीज़ कर रहे हैं, जैसे आप रेगुलर टैक्स दे रहे हैं, मैट्रिमोनियल अलायंस हो गए हैं, तो आप अपने एरिया को खुद संभाल लो, बट हमें रेगुलर टैक्स देते रहो। तो ये हो गया इनडायरेक्ट रूल, ठीक है। मैट्रिमोनियल अलायंस के लिए बोलते थे, और ये बोलते थे कि आप टैक्स रेगुलर देते रहो, और उसके बाद आप वहाँ पे अपने एरिया में अपने आप रूल कर लो अपनी मर्जी से, बस हमें एनुअल ट्रिब्यूट देते रहो। दूसरा कहते हैं आर्मी, इसकी स्टैंडिंग भी थी इनके टाइम में, और सप्लीमेंटेड बाय फोर्सेज भी था। फोर्सेज किसकी, फ्यूडेटरीज की। जैसे मान लीजिए कोई एरिया है और उसको ऐसा बोल दिया कि भैया तुम इसका टैक्स वगैरह ले लो, तो उनको फ्यूडेटरीज को जो है, जब टाइम आता था, मान लो लड़ाई वड़ाई है, तो राजा कहता था भैया तुम लेके आओ, लोगों को लेके आओ लड़ाई के लिए, तो वो लोग लेके आते थे फ्यूडेटरीज, क्योंकि वो टैक्स वगैरह मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर सब मेंटेनेंस के लिए इनको भी रखा हुआ था। फ्यूडेटरी मतलब होता है लैंड, जिसको किसी स्पेसिफिक लैंड दे दिया और वहाँ से उससे टैक्स बोल दिया कि तुम टैक्स कलेक्ट कर लो, तो ये फ्यूडेटरी हो गया। तो आर्मी स्टैंडिंग भी थी और सप्लीमेंटेड बाय दिस भी थी। उसके बाद देखिए 2-4 नाम आ जाते हैं इनके ऑफिशियल्स के, जैसे अमात्या। अमात्या को बोलते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, बाहुबली भी सुना होगा आपने अमात्या। तो अमात्या जनरल एडमिनिस्ट्रेटर को बोलते हैं। फिर है रन भंडारक। रन भंडारक मतलब जो है, जो रेवेन्यू का देखेगा सिस्टम, है ना। फिर उसके बाद है महादंड नायक, मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर का देखेगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, जस्टिस को देखेगा। और दंड पाशिका, पुलिस की बात यहाँ पे आएगी, जो लॉ एंड ऑर्डर को देखेगी, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर देखेगी। संधि विग्राहक मतलब होता था फॉरेन मिनिस्टर, तो ये देखता था भैया संधि विग्राहक टाइप हो गया। तो ज़्यादातर इस तरह के ऑफिसर्स थे, कुछ ही नाम रखे हैं मैंने यहाँ पे। और फिर कह रहे हैं इन गुप्ता पीरियड ऑफिशियल्स बिकेम हेरिडिटरी। तो ग्रेजुअली ये हो गया कि हेरिडिटरी ऑफिसर्स रहने लगे, और जब भी हेरिडिटरी चीज़ बनती है तो ऑब्वियसली क्वालिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, है ना। हो सकता है बेटे का बेटा उतना अच्छा ना हो जितने जो है पहले के रहे हो, ज़्यादा अच्छा हो, बट वो चांस की बात होती है, तो हमेशा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो वही बात हुई, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी इससे। फिर नेक्स्ट कहते हैं कि इकोनॉमी की अगर बात करें कि भैया गोल्डन एज थी कि नहीं थी, तो यहाँ पे कहते हैं कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। तो इकोनॉमी वाइज कहीं ना कहीं अच्छा था, बट परेशानी क्या थी कि दे आर मिक्सड विद अदर मेटल्स लाइक कॉपर। तो ऐसा नहीं था कि प्योर गोल्ड कॉइन्स थे। प्योर का मतलब मेरा 22 कैरेट ही बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि हार्ड प्योर गोल्ड कॉइन्स। तो 22 कैरेट इसलिए क्योंकि 24 कैरेट के तो भैया कॉइन्स वगैरह बनाने संभव ही नहीं है, जल्दी मुड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि अदर मेटल्स की ज़्यादा परसेंटेज थी, तो बिल्कुल मतलब अच्छी, लार्जेस्ट नंबर तो था, लेकिन प्योरिटी कंपेरेटिवली कम थी अगर हम इंडो ग्रीक्स के गोल्ड कॉइन्स उनसे कंपेयर करें तो, जो पोस्ट मौर्यस का टाइम था। फिर यहाँ पे कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द टैक्स फ्रॉम लैंड, है ना, लिमिटेड ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ये अच्छी बात नहीं थी, इसलिए इकोनॉमी के अंदर हम देख रहे हैं कि कमियां थी। फिर कह रहे हैं कि इसका रीजन क्या था, डिक्लाइन ऑफ इंडो रोमन ट्रेड। क्यों डिक्लाइन हो गया था इंडो रोमन ट्रेड, हमने किया था पोस्ट मॉडर्न टाइम में, कि इंडिया और रोम के बीच में बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा था और सब कुछ ट्रेड बैलेंस जो फेवर में था इंडिया के। तो हमने कहा भी था कि प्लिनी ने इसको जो है ब्लेम किया है कि इंडिया के बैलेंस में ट्रेड चल रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है। तो यहाँ पे बात करें कि डिक्लाइन ऑफ इंडो रोमन ट्रेड हो गया, क्यों, बैन ऑन इंडियन गुड्स बाय सम रोमन किंग्स। तो रोमन किंग्स ने देख लिया भैया ज़्यादा पैसे खर्चे तो बैन कर दिया। फिर कह रहे हैं आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सिल्क भी इन्होंने खुद ही सीख लिया। हमने कहा था कनिष्क के टाइम में कि दे हैड कंट्रोल ऑफ सिल्क रूट, तो उससे टैक्स वगैरह मिल जाता था अच्छा। फिर तीसरा कह रहा है कि खुद रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो गया, तो इंडो रोमन ट्रेड जो है वो डिक्लाइन पे चली गई, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे इकोनॉमी की बात हम करें तो हम कोइंस की बात करेंगे, तो कोइंस में नाम आता है समुद्रगुप्त का, क्योंकि ही कोल्ड हिमसेल्फ इनकारनेशन ऑफ विष्णु। तो इनके अलग अलग टाइप से कोइन थे, गरुड़ा टाइप कोइन, वीनर टाइप कोइन, गोडेस लक्ष्मी टाइप कोइन, अश्वमेधा टाइप। ये देखिए गोडेस लक्ष्मी, ये अश्वमेध, है ना, ये प्लेइंग वीणा। तो इस तरह से अलग अलग इन्होंने इनके टाइम में कोइंस को बनाया गया था, और इसमें मेनली समुद्रगुप्त का ही। और ये इसलिए हैं, लक्ष्मी भी इसलिए हैं क्योंकि ये बोलते हैं कि मैं इनकारनेशन ऑफ विष्णु, है ना। उसके बाद देखिए सोसाइटी की बात करते हैं, तो सोसाइटी में ये कहा जाता है कि 4-फोल्ड डिवीजन वेल एस्टेब्लिश हो गया था। कास्ट जो है एकदम सब कास्ट तक भी जा चुकी थी, नीचे लेवल तक भी पहुंच चुकी थी। अनटचेबल्स की यहाँ पे आ गया था लेवल। अनटचेबल्स देखिए कहाँ से था, अनटचेबल्स हमने एक बात की थी कि जो विवाह था, अंतरजातीय जो विवाह होता था, उसके अंदर जो हमने किया था कि प्रतिलोमा कैटेगरी, हमने पहले भी डिस्कस किया है लेकिन फिर से डिस्कस कर देता हूँ मैं।
प्रतिलोमा जो मैरिज थी उससे कहते थे जो बच्चे होंगे वो अनटचेबल्स होंगे, स्पेशली अगर मान लीजिए फीमेल जो है, फीमेल अगर ब्राह्मण है और मेल जो है वो है शूद्र, तो ये माना जाता है कि इन दोनों की अगर शादी हुई तो प्रतिलोम मैरिज है और इनसे जो बच्चे होंगे वो अनटचेबल्स होंगे। तो इनफैक्ट अनटचेबल्स शूद्र से भी नीचे कैटेगरी के माने गए, है ना। तो फोर्स लेबर भी बहुत जाती, विष्टि और बेगार यहाँ पे वर्ड आते हैं दो। विष्टि होता है फोर्स लेबर, या एक और वर्ड यूज होता है बेगार, है ना। ये फोर्स लेबर अभी आज डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बैंड भी है, साफ साफ लिखा हुआ है फोर्स लेबर इज प्रोहिबिटेड। तो विष्टि और बेगार इस टाइम फोर्स लेबर थी। अनटचेबिलिटी भी हमारा एक्ट आर्टिकल नंबर 17 अगर हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो उसमें फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से, और हमारा जो आर्टिकल नंबर 17 में बोलता है कि अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड नाउ, है ना। फिर कहता है पोजीशन ऑफ वुमेन डिग्रेडेड, ग्रेजुअली क्या हुआ कि जैसे धीरे धीरे वुमेन की पोजीशन कम होती जा रही थी, डिटेरियोरेट होती जा रही थी, उतनी वैल्यू नहीं थी, विडो मैरिज भी संभव नहीं था, है ना, चाइल्ड मैरिजेस बढ़ रही थी, वही सारी बातें होती थी। अब देखिए गोल्डन एज की अगर बात करें तो लिटरेचर में पक्का गोल्डन एज थी, क्योंकि इस टाइम में भारी ग्रोथ हुई थी। तो पहले हम एक बार सेकुलर लिटरेचर देख लेते हैं, फिर हम रिलीजियस लिटरेचर देख लेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है लिटरेचर में, संस्कृत लिटरेचर फ्लरिश्ड अंडर गुप्तास। कालिदास ग्रेट पोएट था इनके टाइम के। कालिदास की किताबें हमें याद होनी चाहिए कौन कौन सी, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहार, मेघदूतम, विक्रमोर्वशी और रघुवंशम, ये सारी हैं। कुछ इसमें 3 जो है शायद वो पोएम्स हैं और बाकी सब जो है एपिक्स टाइप लिखे हुए हैं, स्टोरी नरेशन फॉर्म में भी है। तो ये सब कालिदास की किताबें हैं। फिर नेक्स्ट आता है संस्कृत ड्रामा मृच्छकटिका। देखिए मृच्छकटिका ये जो किताब है ये लिखी थी शूद्रक ने, और मृच्छकटिका मतलब होता है अ लिटिल क्ले कार्ट, एक्चुअली लिटिल क्ले कार्ट, तो मृच्छकटिका। और देखिए उस टाइम की किताब बड़ी स्पेशल थी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता था कि उस टाइम में ना जो एंडिंग होती थी वो मतलब हैप्पी एंडिंग टाइप थी। ये उसमें एक अपवाद थी, क्योंकि एक एक्सेप्शन थी, क्योंकि इसके अंदर सैड एंडिंग थी, इसकी स्टोरी की सैड एंडिंग थी, स्पेशल बात थी। क्योंकि इसमें आखिरी में जो क्ले कार्ड होती है, जो बच्चा रोता रहता है कि मुझे चाहिए, वो टूट जाती है, फाइनली इस तरह से वो एंड हो जाता है। तो ये सैड एंडिंग वाली है स्पेशल बात। उसके बाद पोएट हरिसेन इलाहाबाद की प्रशस्ति लिखी इन्होंने, और अडोन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एज वेल। चंद्रगुप्त 2 हम बात कर रहे हैं, उन्होंने विक्रमादित्य अडोप्ट किया था टाइटल, तो चंद्रगुप्त 2 की यहाँ पे बात हो रही है। फिर उसके बाद देखिए विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। इस टाइम जो है स्टोरीज पंचतंत्र लिखी गई थी, और इसके राइटर है विष्णु शर्मा। ये 1-2 क्वेश्चन में मतलब 1-2 कंपटीशन में पूछा हुआ है, कंपटीशन एग्जाम्स में, कि पंचतंत्र के राइटर कौन थे, विष्णु शर्मा। और पंचतंत्र में इन्होंने क्या किया है, मेनली जो है मोरल्स दिए हैं थ्रू स्टोरीज ऑफ एनिमल्स। तो इसमें जो है जानवर बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर उससे मोरल मिला अंत में कुछ, तो एनिमल्स को इसमें बोलते हुए बताया गया और उससे मोरल ऑफ द स्टोरी निकालते हुए, या ऐसे निचोड़ ही आता है। ग्रीडी डॉग टाइप की जैसे स्टोरी थी, फिर उसके बाद शेर और चूहे की दोस्ती की स्टोरी थी, इस तरह की स्टोरीज जो पंचतंत्र के अंदर मिलती हैं, विष्णु शर्मा ने जो लिखा है। फिर उसका देखिए बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अमर सिम्हा, अमर कोश लिखा था, लेक्सिकोग्राफर, जो डिक्शनरी लिखता है उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, उन्होंने डिक्शनरी लिखी थी संस्कृत की, अमर कोश नाम था इसका। उसके बाद विशाख दत्त, ही कंपोज्ड मुद्रा राक्षसा, और उसके बाद अदर ग्रामरियन हु कंट्रीब्यूटेड टू संस्कृत लैंग्वेज इंक्लूड वरुचि एंड भर्तृहरि। तो इन सब का भी नाम आता है। मुद्रा राक्षसा किताब किसकी थी, विशाख दत्त ने किताब लिखी है। और दूसरी इसकी किताब विशाख दत्त की और भी देवी चंद्रगुप्तम, है ना, जो चंद्रगुप्त 2 की स्टोरी बताता है। इसके अंदर मेनली चंद्रगुप्त की स्टोरी बताता है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम किताब भी विशाख दत्त की। इसके अंदर एक्चुअली ये स्टोरी बता रखी है कि जो चंद्रगुप्त 2 था उसने कैसे जो है अपने भाई की जो वाइफ को उठा ले गए थे होम्स, उनको वापस लेके आए, वो स्टोरी इसके एक्चुअली इसके अंदर है। फिर देखिए नेक्स्ट आया फाहियन। फाहियन किसके टाइम में आया था, चंद्रगुप्त 2 के ही टाइम में आया था, जिन्होंने विक्रमादित्य टाइटल लिया। ही केम थ्रू लैंड रूट बाय सेंट्रल एशिया एंड कश्मीर एंड ट्रेवल्ड अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। फाहियन स्टेड 3 years एट पाटलिपुत्रा, हियर ही लर्न संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, यह बात है। आई सिंह की बात ऑलरेडी हो चुकी है, स्टडीड नालंदा फॉर 10 years, कंपाइल्ड संस्कृत चाइनीज डिक्शनरी, मेंशन्ड अबाउट बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस इन इंडिया, ये सब डिटेल्स इसने बताई आई सिंह। ठीक है, अब देखिए साइंस की बात हम करते हैं। तो इन द फील्ड ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी ये काफ़ी अच्छी थी। क्यों, क्योंकि आर्यभट्ट ने किताब लिखी थी सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टिया, या आर्यभट्टिका कई बार बोल देते हैं, ये इसकी किताब थी। और इसके अंदर इसने जो है ये माना गया कि आर्यभट्ट इज द पर्सन हु गेव जीरो, है ना,
ज़ीरो जो माना जाए या डेसिमल जो, दोनों ही चीज़ें आर्यभट्ट से मतलब रिलेट की जाती हैं। ही ऑल्सो गेव द वैल्यू ऑफ पाई, कह रहा है पाई की वैल्यू भी इन्होंने दी थी। और नेक्स्ट बात ये आ रही कि ही पोस्टुलेटेड द अर्थ इज नॉट फ्लैट एंड इट रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, है ना। और ये भी इन्होंने कहा था कि ये सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो जैसे अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और फ्लैट भी नहीं है। तो ये बड़ी टाइम थी, मतलब ये आप समझिए चंद्रगुप्त टू के टाइम में कौन सा एडी चल रहा है, इतना पुराने एडी के टाइम में ऐसी बातें आ रही है। तो ही ऑल्सो गेव द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, है ना, और काफ़ी ज़्यादा क्लोज है एक्चुअल वैल्यू के। पाई की वैल्यू भी इन्होंने दी है। ही रोट ऑन ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, सबके ऊपर है। डेसिमल सिस्टम भी इसी टाइम में स्टार्ट हुआ था। फिर कह रहे हैं वराहमिहिर ने किताब लिखी थी बृहत संहिता। वराहमिहिर भी एस्ट्रोनॉमर थे और इन्होंने जो है किताब लिखी थी बृहत संहिता। फिर उसके बाद धन्वंतरी, ये फिजिशियन थे, है ना, ये दवाई वगैरह जो मतलब चरक और सुश्रुत जैसे। और तीसरा नाम आता है धन्वंतरी का। चरक का नाम भी आपने सुना होगा, चरक का नाम आता है, सुश्रुत का नाम आता है और तीसरा नाम है धन्वंतरी, जो मेडिसिन वगैरह देते थे, फिजिशियंस, है ना। उसके बाद सुश्रुत आ गया इसी टाइम में, सुश्रुत कंपोज, सुश्रुत संहिता। चरक थोड़ा सा पहले के टाइम के थे, यहाँ पे सुश्रुत और धन्वंतरी। सुश्रुत संहिता इन्होंने लिखा है और उन्होंने बताया कि सर्जिकल प्रोसीजर्स कैसे होंगे, सर्जरी मेनली सुश्रुत करते थे। तो फिर यहाँ पे आ रहा नालंदा यूनिवर्सिटी बिकेम अ बुद्धिस्ट सेंटर और गुप्ता पैटर्नाइज दिस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी कुमार गुप्त वन के टाइम में और उन्होंने गांव भी दिया था। बाद में स्कंद गुप्त ने भी एक दो गांव का जो टेक्स्ट था वो इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए दे दिया था। तो देखिए अगर रिलीजियस लिटरेचर की बात करें तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बेटर थी। जैसे स्मृतिज थी, लो बुक्स लिखी गई थी, है ना, मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति समिति, इस तरह से अलग अलग जो राइटर्स थे उन्होंने स्मृतिज दी। दीज वर लो बुक्स, कोडिफिकेशन था, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ क्लियरली डिमार्केट किया था, अलग अलग कर लिया गया था। और ज़्यादातर जो पुराण्स हैं उनकी भी कंपाइलेशन इसी टाइम में की गई है ना। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पुराण्स वर कंपाइल्ड ड्यूरिंग गुप्तास, और रामायण और महाभारत भी इसी टाइम में लिखी गई है ना। महाभारत इज नोन एज द लार्जेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसके अंदर शत सहस्त्र संहिता, मतलब 100,000 श्लोक्स हैं इसके अंदर। 100,000 तो मतलब 1,00,000, 100,000 श्लोक्स के हैं, शत सहस्त्र संहिता। तो इस तरह से रिलीजियस लिटरेचर में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट थी। और इन दोनों चीज़ों में अगर हम देखें तो यस फॉर श्योर इन लिटरेचर इट वाज अ गोल्डन एज। और साथ में आर्ट आर्किटेक्चर में भी जो है काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई थी, चेंजेस आ गए थे। तो वो भी हम फोटोज एक बार देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो मैनी मैग्निफिसेंट टेम्पल्स वर बिल्ट बाय गुप्तास, है ना। बढ़िया पेंटिंग्स भी हुई थी, स्कल्पचर्स भी थे। जैसे दशावतार टेम्पल है देवगढ़ यूपी, दशावतार टेम्पल है। उसके बाद जैसे कि नचनकुठार टेम्पल है पार्वती देवी का। तो इस तरह से अलग अलग जगह में दशावतार टेम्पल देवगढ़, ये दशावतार टेम्पल का जो है फोटो दिखा रखा है और इट इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर। फिर कह रहे हैं पे पेंटिंग्स भी अच्छी थी। अजंता पेंटिंग्स जो है, बुद्ध हैज टोल्ड इफ जताका टेल्स वर क्रिएटेड इन दिस पीरियड, है ना। प्लेसेस लाइक अजंता, अलोरा, मथुरा, सारनाथ, ये सब जो है कहीं ना कहीं गुप्ता आर्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे मिलता है। हालांकि ये जो स्टार्ट हुई थी वो अशोक टाइम में स्टार्ट हो गई थी, अजंता और अलोरा हमने कहा भी था, लेकिन बाद में भी इनके अंदर जो है पेंटिंग भारी बन गई। देखिए ये गुप्ता टाइम की पेंटिंग है, ये बोधिसत्वा है और इसको बोलते हैं कमल पानी, है ना। कमल लिया हुआ है बोधिसत्वा ने अपने, ये कमल लिया हुआ है हाथ में, कमल पानी, चक्र पानी, इस तरह बोधिसत्वा अलग अलग रहते हैं। ये कमल पानी बोधिसत्वा ऐसा दिखा रखा है इन्होंने। फिर उसका कहते हैं क्लासिकल इंडियन म्यूजिक ऑल्सो एंड डांस ऑल्सो टुक शेप इन गुप्ता। तो इस तरह से आर्ट आर्किटेक्चर के अंदर डांस और म्यूजिक भी एक तरह से आर्ट ही है। तो आर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनकी मतलब जो है तरक्की हुई थी। फिर कहता है गुप्ता लेगेसी इन आर्ट्स कैन बी सीन इन साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो टिल टुडे। द ब्रोंज बुद्धा, ये वाली है सुल्तानगंज की, गुप्ता प्रोड 7.5 फुट बड़ा है और फाउंडेड सुल्तानगंज, ठीक है। ये भी गुप्ता एज में बना था। द आयरन पिलर एट महरौली, जिसको ऐसे बोलते हैं ना कि भीम का जो पिलर है जो अभी तक जो है रस्ट नहीं पकड़ रहा है, महरौली में कुतुब मीनार के साथ में ही जो है पास में लगा हुआ है। तो इट इज़ अ 7 मीटर लॉन्ग पिलर एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कंपोजिशन ऑफ मेटल सच एज इट इज़ रस्ट फ्री, है ना। रोट आयरन मेनली मानते हैं कि रोट आयरन का बना हुआ है, तो इसमें जो है रस्ट नहीं लगता, ठीक है। तो ये आर्ट आर्किटेक्चर की बात हो गई। अब देखिए सोशल कल्चर एंड रिलीजन हम देखते हैं कि गुप्ता के टाइम में कैसा था। तो इसमें बात आ रही कि हिंदू एपिक्स वर गिवन देयर फाइनल टचेस ड्यूरिंग दिस टाइम। हम बात भी की कि जो है इस टाइम जो ये किताबें थी वो कंपाइल की गई थी, तो इसलिए कह रहा है फाइनल टचेस इस टाइम दिए गए। द हिंदू रिलीजन ऑल्सो रिसीव्ड एन इम्पेटस अंडर गुप्तास एंड इट फ्लरिश्ड एंड एक्सपेंडेड थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। भारी फ्लरिश हुआ था, हिंदू रिलीजन को है इम्पेटस मिला था। उसके बाद बोल रहे हैं ऑल्दो द गुप्ता किंग्स वर वैष्णवास दे वर टॉलरेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बुद्धिस्ट कोई भी आर्ट वार्ट है उसको पैटर्नाइज ही नहीं किया, उसको पैटर्नाइज किया गया, है ना। द शक्ति कल्ट रोज अप अराउंड दिस टाइम, सेक्रीफाइस वो बीइंग रिप्लेस्ड बाय भक्ति एंड पूजा, चेंज आ रहा था,
बेटरमेंट के लिए। ऑकल्ट प्रैक्टिसेस लाइक तंत्रिसिज्म आल्सो इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना। अब ये भी नया हो गया, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, मिस्टिसिज्म की जो बात है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। देखिए ऐसा पीरियड आता है हर धर्म के अंदर ही, जब मिस्टिसिज्म बढ़ जाता है, तो यहाँ पे इस टाइम हिंदू धर्म में बढ़ रहा था मिस्टिसिज्म। द गेम ऑफ चेस इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस टाइम। इट वाज कॉल्ड चतुरांगना, मीनिंग द 4 डिवीजन, है ना, 4 डिविजन्स, कहता है इन्फेंट्री, नाइट, बिशप और इस तरह से जो है एलिफेंट्री। एक्चुअली बिशप यहाँ पे, हाँ ठीक है, बिशप, एलिफेंट्री और रूक चैरिटरी, मतलब यहाँ पे ऊँट की जो बात कर रहा है। तो इस तरह से कह रहा है कि ये जो है चेस इस टाइम डेवलप हुआ था। तो चेस का ओरिजिन इंडिया से ही माना जाता है और मोस्ट ऑफली गुप्ता एज से हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एज क्यों हो गया, क्योंकि हमने देखा था स्कंद गुप्ता के टाइम में हून्स का इन्वेजन हो गया था, तो बाद में ये भारी इन्वेजन करते रहे और वीक सक्सेसर्स, बेसिक बात यही रहती है हमेशा कि वीक सक्सेसर हो जाते हैं और एम्पायर का कंट्रोल नहीं रहता। और हमने देखा भी था इनका इनडायरेक्ट रूल भी काफ़ी एरिया में था, तो उस वजह से जो है डिक्लाइन कर गया। एंड आई सक्सेसफुल रिटेलिंग अगेंस्ट द हूनस एंड पुष्यमित्रस बट दिस एम्पायर वाज ड्रेन्ड ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। कह रहा है कि स्कंदगुप्त ने भी हून्स को हरा दिया, लेकिन इनको हराने के बाद इनके फाइनेंस पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पड़ गया था, और जब फाइनेंसेस भी कमज़ोर हो जाते हैं तो एम्पायर चलाना मुश्किल होता है। उसके बाद क्या बात कर रहा है कह रहा है राइज ऑफ फ्यूडेटरीज। जो हमने इनडायरेक्ट रूल की बात की, फ्यूडेटरीज ज़्यादा हो गए तो उन्होंने सबने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बुद्धगुप्ता, है ना, द वक्कटा का रूलर नरेंद्र सेन ऑफ वेस्टर्न डेक्कन अटैक्ट मालवा, मेकाला, कौशला। तो इस तरह से वक्कटा का रूलर्स बढ़ रहे हैं। फिर लेटर ऑन वक्कटा किंग हरिशेन कॉन्कर्ड मालवा, गुजरात फ्रॉम गुप्तास। तो इस तरह से कह रहे हैं कि जो फ्यूडेटरीज थे वो बढ़ते जा रहे थे और आजू बाजू के एरियाज वो कैप्चर कर रहे थे गुप्तास से। फिर कह रहे इकोनॉमिक डिक्लाइन भी हो गया था, क्योंकि इंटरनल फाइटिंग चलती रहती थी और रॉयल फैमिली के अंदर भी झगड़े चलते रहते थे, तो वीकन हो गया था। अगर देखिए कंक्लूजन की बात करें तो सिंपल 2-3 लाइन में हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि द फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर लेड टू इमर्जेंस ऑफ न्यूमरस रूलिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। तो जो बड़ा एम्पायर था वो टूट गया था और छोटी छोटी डायनेस्टीज फिर से आ गई थी, जैसे पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर। देखिए ये चीज़ मैचिंग के अंदर पूछ सकते हैं कि मैच करो कौन कौन सी डायनेस्टी कहाँ कहाँ थी। तो पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर, मोखरीज ऑफ कन्नौज, मैत्रकाज ऑफ वल्लभी, है ना। इन पेनिनसुलर इंडिया चालुक्याज एंड पल्लवाज एमर्ज्ड एज द स्ट्रॉन्ग पावर्स, है ना। चालुक्याज ऑफ बदामी, अहियोल या बदामी के चालुक्याज माने जाते हैं, नॉर्दर्न तमिलनाडु रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है कि ये डेक्कन एरिया में थे चालुक्याज और पल्लवास थे नॉर्दर्न तमिलनाडु में। तो इस तरह से अलग अलग एरिया में छोटी छोटी डायनेस्टीज और जो है एमर्ज कर गई और गुप्ता एम्पायर टूट गया, ब्रेक हो गया और इसी तरह से डिक्लाइन कर गया। ये आई होप कि गुप्ता एम्पायर आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।